नमस्कार। वक्त है हर बड़ी खबर से आपको खबरदार करने का। इस वक्त देश की राजनीति में दो जगह सबसे ज्यादा सबकी नजर है। एक तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, दूसरी देश की राजधानी दिल्ली। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। परिसीमन बिल को लेकर क्या मोदी सरकार के मिशन 360 को अब शरद पवार वाली पावर भी मिल गई है? इस खबर के पूरे नंबर गेम से खबरदार करेंगे। लेकिन पहले उत्तर प्रदेश चलिए, जहां 2027 के चुनाव से पहले पंचायत आज तक के मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ 9 साल का रिपोर्ट कार्ड रखा, बल्कि सरकार पर उठते सवालों पर का भी जवाब दिया है। पंचायत आज तक इस विशेष कॉन्क्लेव में उपस्थित वाइस चेयरमैन इंडिया टुडे ग्रुप सामान्य कलीपुरी जी, न्यूज डायरेक्टर आज तक श्री सुप्रिय प्रसाद जी, आज तक ग्रुप से जुड़े हुए सभी उनके संपादकगण और उपस्थित महानुभाव, मैं सबसे पहले आज तक को पंचायत उत्तर प्रदेश के इस विशेष कॉन्क्लेव के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। उत्तर प्रदेश को फोकस करते हुए इस विशेष पंचायत को उन्होंने यहां पे रखा है और पहले ही देश की इस सबसे बड़े ग्रुप ने इस बात की भी घोषणा कर दी है कि बीजेपी यूपी में फिर से हैट्रिक लगाने जा रही है। उनकी इस घोषणा के लिए मैं हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। वास्तव में एक लोकप्रिय मीडिया ग्रुप होने के नाते आम जन की आवाज उन लोगों तक पहुंचती है। उन्होंने ये कहकर के आम जन की आवाज को ही मोहर लगाने का काम किया है। मित्रों, मुझे एक लंबे समय तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने के पहले एक सांसद के रूप में उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े हुए क्षेत्र से देश की संसद में प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ था और उस समय मैं उन मुद्दों से जूझता था। उन मुद्दों के लिए हर स्तर पर उन मुद्दों को उठाने का प्रयास करता था और कभी कभी निराशा भी होती थी कि लगता है ये सब नियति बन चुकी है। बीमारी से मरना, माफिया के सामने लोगों का नतमस्तक होना, बिजली के लिए और सामान्य जन सुविधाओं के लिए लोगों को तरसते हुए देखना, भूख से मौत, युवाओं के सामने पहचान का संकट, किसान के सामने आत्महत्या जैसे कदम उनके द्वारा उठाए जाने, ये सभी चीजों को हम बहुत नजदीक से देखते थे और उस समय अंतःकरण में पीड़ा होती थी कि क्या इन समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है क्या? लेकिन जब पिछले 9 वर्ष के अंदर मुझे उत्तर प्रदेश के अंदर शासन सत्ता का संचालन करने का अवसर हमारी पार्टी ने दिया और मैं इसके परिणाम को देखता हूं, ऐसा नहीं कि मेरे साथ में दिल्ली से या गोरखपुर से कोई टीम अलग से आई हो। मैं दिल्ली में सांसद था, जब मुझे यहां भेजा गया मेरे साथ एक भी व्यक्ति दिल्ली से नहीं आया। मैं गोरखपुर से
सांसद था और गोरखपुर में लगातार 5 बार से सांसद होने के साथ साथ वहां से हर एक उस पे जुड़ा था, वहां से भी एक भी व्यक्ति मेरे साथ नहीं आया। जो लोग लखनऊ में मौजूद थे और जो टीम मुझे मिली, मैंने उसी को लेकर के उनकी मानसिकता को बदलने का काम करने का प्रयास किया। और जो परिणाम सामने आए हैं वे सब आपके सामने हैं। हमने इन 9 वर्षों में यूपी को कहां पहुंचाया है, और मैं मानता हूं कि यूपी को इन 9 वर्षों में हम लोगों ने पहचान के संकट से उभारा है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश के अंदर वीमेन वर्क फोर्स की उपस्थिति 3 गुना बढ़ी है। और उत्तर प्रदेश जो कभी बीमारू राज्यों की श्रेणी में था, इन 9 वर्षों में देश की टॉप 3 यानी बॉटम 3 से टॉप 3 इकोनॉमी के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। ऐसे कौन से कारण थे जो यूपी में नहीं हो सकते थे, लेकिन इन 9 वर्षों में डबल इंजन सरकार आने के बाद वे जमीनी धरातल पर दिखाई दिए। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, 2014 के पहले भी एक प्रकार की डबल इंजन सरकार थी। केंद्र में कांग्रेस और यूपीए की गवर्नमेंट थी। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार थी। दोनों मिलकर के काम कर रहे थे, लेकिन पब्लिक में विश्वास नहीं था, आम जन में विश्वास नहीं था, क्योंकि आम जन ये मानता था इन दोनों की जो स्थिति है वह है एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। दोनों की स्थिति कमोवेश यही थी। ये लोग आज जो उपदेश देते हैं, उन उपदेशों को इन्होंने 2014 के पहले स्वयं अंगीकार किया होता तो ये स्वयं हाशिए पर नहीं गए होते। क्या स्थिति थी यूपी के अंदर? यूपी का नौजवान अपनी पहचान छुपाता था। उसकी नौकरी पर सेंध लगती थी। उसको नौकरी नहीं मिलती थी, और अगर कभी नौकरी निकल भी गई, सरकारी नौकरी का विज्ञापन निकला, उसने आवेदन भी किया, तो उसकी योग्यता के बावजूद भी उसका सिलेक्शन नहीं होता था, और सेलेक्ट नहीं होता था, क्योंकि नौकरी पर कुछ चंद जनपदों का कब्जा था, कुछ चंद लोगों का कब्जा था। सुरक्षा की स्थिति बदहाल थी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। कितनी खराब स्थिति यूपी के अंदर थी। कल्पना करिए, 35 से ज्यादा जनपद ऐसे थे जिन जनपदों में कोई भी सभ्य परिवार और कोई भी क्षमतावान परिवार अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेजता था। अगर उसको भेजना होता था तो यूपी के बाहर किसी हॉस्टल में या किसी नातेदार रिश्तेदार के यहां भेज करके वहां से अपनी बेटी को पढ़ाता था। एक बेटी को जिसको माँ बाप का सानिध्य मिलना चाहिए बचपन में, वह हॉस्टल में रहने के लिए या फिर अपने नातेदार रिश्तेदार के यहां रहने के लिए मजबूर कर दी जा रही है। यह स्थिति 2017 के पहले थी। कैसे सत्ता के समानांतर माफिया की सरकारें चलती थी, कोई सुरक्षित नहीं था। न मीडिया सुरक्षित थी, न कॉमन मैन सुरक्षित था, न व्यापारी सुरक्षित था, न कोई बेटी सुरक्षित थी, न उद्यमी सुरक्षित था। उद्यमी निवेश नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे मालूम था कि जब वह स्वयं सुरक्षित नहीं तो उसकी पूंजी कैसे सुरक्षित होगी।
न सरकार की नीति थी और न नीयत थी। अराजकता चरम पर थी। माफिया के सामने सरकारें नाक रगड़ती भी दिखाई देती थी। और आज भी उनके पुराने संस्कार आप सुनते होंगे, जब वे बोलते हैं कि अगर सत्ता में कभी आ गए तो हम इसकी जांच कराएंगे कि माफिया मारे क्यों जा रहे हैं, या माफिया के साथ इतनी सख्ती क्यों की जा रही है। यानी उनकी सहानुभूति आज भी यूपी के नागरिकों के लिए नहीं है, यूपी के कॉमन मैन के लिए नहीं है, यूपी के व्यापारी, यूपी की बेटी के लिए नहीं है। उनकी सहानुभूति आज भी उस माफिया के प्रति है, उनके गुर्गों के प्रति है, जो या तो जेल में है या फिर जहन्नुम की यात्रा में जा चुके हैं। उनकी सहानुभूति यूपी के नागरिकों के प्रति आज भी नहीं दिखती है। आपको स्वर्गीय राजीव गांधी जी की वे मुद्दे याद आ जाएंगे, जिन्होंने कभी एक बार बहुत निराश होकर के कहा था कि हम 100 रुपया भेजते हैं लेकिन 15 ही नीचे पहुंचता है। मित्रों, ये 15 रुपया ही पहुंचता था, ये 85 कौन खा जाता था। और ये पैसा जो 85 रुपया खाया जा रहा था, 85% पैसे पे डकैती पड़ती थी, ये पैसा किसी युवा का होगा, किसी छात्र की छात्रवृत्ति का पैसा था, किसी युवा की नौकरी का पैसा था, किसी बुजुर्ग और निराश्रित महिला की पेंशन का पैसा था, किसी गरीब के अनाज का पैसा था, किसी बहन और बेटी के लिए बनने वाले शौचालय का यही पैसा था, जिस पैसे पर 85% पैसे पर ये लोग डकैती डालने का काम करते थे। और आज डीबीटी के माध्यम से 100 रुपया दिल्ली से या लखनऊ से हम भेजते हैं तो अब पैसा सीधे उस लाभार्थी के खाते में जाता है, चाहे वह छात्र हो, चाहे वह युवा हो, चाहे वह महिला हो, चाहे वह अन्नदाता किसान हो, चाहे वह श्रमिक हो, किसी भी तबके का व्यक्ति है, उस तक उन योजनाओं का लाभ आज पहुंचता है। अब वह उससे अलग नहीं है, उन योजनाओं का लाभ उस तक पहुंच रहा है। आज सरकार के पास नीति भी है और उसको जमीनी धरातल पर उतारने के लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति की नियत भी है। हमने संकल्प किया था कि उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करेंगे, माफिया मुक्त करेंगे, कर्फ्यू मुक्त करेंगे, दंगा मुक्त करेंगे। सरकार की इच्छा शक्ति थी, हम लोगों ने उसको जमीनी धरातल पर उतार कर दिखाया कि हां, देश का सबसे बड़ी आबादी का राज्य दंगा मुक्त हो सकता है, कर्फ्यू मुक्त हो सकता है, उपद्रव से मुक्त हो सकता है और अपनी परंपरागत पहचान उत्सव से युक्त हो सकता है। ये यूपी ने करके दिखाया है 9 वर्षों में। उत्तर प्रदेश बीमारी से मुक्त हो सकता है, माफिया से मुक्त हो सकता है। भूख से मौतें अलग से होती थी, आज सिचुएशन 100% उन्हें हम सिचुएट कर चुके हैं। जो लोग भूख से मरते थे उनको जमीन के पट्टे मिल चुके हैं, उनका अपना आवास बन चुका है, उनके लिए आयुष्मान का कार्ड उन तक पहुंच चुका है, उन तक रसोई गैस के सिलेंडर पहुंच चुके हैं और उनके लिए कोई ना कोई रोजगार की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने 2017 से 2026 के बीच में उत्तर प्रदेश की कृषि विकास की दर को 8% से बढ़ा करके 18% तक पहुंचाने में हमने सफलता प्राप्त की है। आज किसान के लिए समय पे बीज है। आप याद कर रहे होंगे, इस समय अमेरिका और ईरान का युद्ध चल रहा है, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। फर्टिलाइजर की क्राइसिस स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए थी, लेकिन यूपी में किसानों को फर्टिलाइजर समय पे मिल रहा है, पेस्टिसाइड समय पे मिल रहा है, सीड समय पे मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर इन 10 वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने 24 लाख हेक्टेयर से अधिक लैंड को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई। दशकों से लंबित परियोजनाएं थी, लेकिन आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज वह कार्य पूरा होने के बाद 2.5 लाख हेक्टेयर लैंड को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा हम लोगों ने उपलब्ध करवाई।
आज यूपी के किसानों को 10 घंटे का बिजली हम उपलब्ध करवाते हैं खेती के लिए, और बिजली फ्री है। आज किसान के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना भी है, सॉइल हेल्थ कार्ड की भी योजना है। आज किसान के लिए हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। यानी खेती में जो विकास दर बढ़ी है, उस विकास दर के पीछे ये डबल इंजन सरकार के द्वारा जो उसको फैसिलिटी उपलब्ध कराई गई है, उसका परिणाम आज यहां देखने को मिल रहा है। एमएसएमई में जो दम तोड़ चुका था, जहां कारीगर प्लान कर चुका था, वह फिर से आगे बढ़ा है। आज के दिन पे यूपी देश के अंदर सबसे ज्यादा एमएसएमई यूनिट को संचालित कर रहा है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट वर्तमान में यूपी के अंदर संचालित हो चुके हैं। 96 लाख। हर एक यूनिट को सरकार 5 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा की बीमा भी कवर उपलब्ध करवा रही है, और 3.25 करोड़ युवा इसके साथ रोजगार के साथ जुड़ चुके हैं। मित्रों, यूपी जैसे राज्य के बारे में मेरा मानना है, सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो कानून का राज स्थापित कर दीजिए, सुरक्षा का बेहतरीन माहौल दे दीजिए, अपने आप सुशासन के लक्ष्य प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। और उत्तर प्रदेश में इस कार्य को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए सरकार के स्तर पर जो प्रयास प्रारंभ हुए, आज मैं मानता हूं, मुझे अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं कि यूपी मॉडल को सुरक्षा के इस मायने में लोगों ने अडॉप्ट किया। यूपी का नाम वहीं पे नहीं आ रहा है। पहले एक मान्यता थी, मैं दिल्ली में अक्सर देखता था, राज्यों की सूची आती थी, राज्यों में किस योजना में कौन राज्य टॉप 3 में है, कौन कौन राज्य हैं टॉप 3 में। यूपी का कहीं पता नहीं होता था। हम ढूंढते थे यूपी कहां है, ओह यूपी तो बॉटम 3 में है। हम लोग कुछ बोल भी नहीं पाते थे, क्योंकि उस समय सरकारों की मानसिकता ऐसी थी। आज मैं कह सकता हूं, देश के अंदर कोई भी स्कीम हो, कोई भी स्कीम हो, किसी भी स्कीम के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में 100 से ज्यादा वेलफेयर की स्कीम निकली हैं। इन स्कीम में आज के अंदर आप देखेंगे यूपी हर एक स्कीम में टॉप 2 में यूपी का नाम आता है। हर एक स्कीम में यूपी का नाम आता है। यूपी में 2017 के पहले कुछ विद्युत की कुल आपूर्ति यूपी के अंदर कुल 15 से 16 हजार मेगावाट पीक आवर में होती थी, और आज पीक आवर में यह खपत हुई है लगभग 33 से 35 हजार मेगावाट। ये यूपी की नई स्थिति है। यूपी के अंदर बहुत सारे लोगों को औद्योगिकीकरण का मॉडल दिखाई नहीं देता है। हमारे पास 34 से अधिक सेक्टोरल पॉलिसीज हैं। 50 लाख करोड़ रुपए का निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए। 50 लाख। जिस राज्य में 20,000 करोड़ का निवेश नहीं आने को तैयार था, आज 50 लाख करोड़ के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 15 लाख करोड़ को हमने ग्राउंड ब्रेकिंग कर लिया है। 7.5 लाख करोड़ हमारे पास तैयार है। उसके लिए कोई तिथि तय करते हुए हम उसको भी ग्राउंड ब्रेकिंग कराने की तैयारी कर रहे हैं। ये है नया यूपी। जिस यूपी में, और इसके माध्यम से 65 लाख नौजवानों को हमने यूपी के अंदर ही नौकरी दी है। ये सभी कार्यक्रम आज यूपी के अंदर चल रहे हैं। आज यूपी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल 2017 के पहले हम लोग भी इस बात को बोलते थे और सोचते थे, मजाक में हम लोग भी कह देते थे। लोग कहते थे यूपी का बॉर्डर कहां से शुरू हो रहा है इस राज्य में। हम कहते थे भाई देखो, सड़क पे चलना है, जहां से गड्ढे प्रारंभ हो जाए मान लेना यूपी का बॉर्डर प्रारंभ हो गया। शाम के समय अगर देर शाम हो गई, जहां से अंधेरा शुरू हो जाए मान लेना यूपी का बॉर्डर शुरू हो गया। आज मैं मानता हूं यूपी के अंदर सड़कें देश के अंदर किसी भी राज्य की तुलना में अच्छी मिलेंगी। सबसे अच्छी सड़कें यूपी की मिलेंगी। भारत की 60% एक्सप्रेस नेटवर्क पर यूपी का अधिकार है आज के दिन पे। सबसे ज्यादा एयर कनेक्टिविटी
के से जुड़े हुए एयरपोर्ट यूपी के पास हैं। आज के दिन पे हम 17 एयरपोर्ट का संचालन कर रहे हैं। जब मैं आया था तब यूपी के अंदर केवल 2 एयरपोर्ट संचालित थे, आज 17 संचालित हैं, उनमें 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। यूपी के अंदर सबसे ज्यादा सिटी में मेट्रो का संचालन, 17 के पहले एक भी नहीं था, आज 7 सिटी है हमारे पास जहां पे मेट्रो सफलतापूर्वक संचालित हो रही है। ये नया यूपी है। 17 के पहले अगर समाजवादी विकास का मॉडल होता ना, तो यूपी कब का डूब गया होता। कैसे डुबो रहे थे ये सब? इस सिपाही खानदान कैसे यूपी को तबाह कर रहा था, उसका नमूना हम यहां पर बैठे हैं, इसके ठीक पीछे एक ऊंची बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी, उसको कहते हैं JPNIC। भारत के आजादी के बाद जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक आंदोलन हुआ था, जिस महापुरुष के नाम पर हुआ था, ऐसे सरदेव जयप्रकाश जी के नाम पर वह सेंटर बनाया है, इन समाजवादियों ने बनाने का प्रयास किया था। उसकी DPR थी 200 करोड़, 864 करोड़ खर्च हो गए, अभी भी अधूरा। गोमती रिवर फ्रंट के नाम पर इसका जो कुल PPR बना था वह बना था 167 करोड़ का, खर्च हो गए 1400 करोड़ और कार्य अधूरा। यानी कोई अप्रूवल नहीं, खजाना लुटवाया जा रहा था। एक तरफ गरीब भूख से मर रहा था, गरीब बीमारी से मर रहा था, और दूसरी तरफ खजाने को कैसे लुटवाया जा रहा था। एक अन्य उदाहरण इनकी डकैती का मैं आपको बताना चाहता हूं, वह है यूपी की एक्साइज पॉलिसी का। 2017 में यूपी के अंदर एक्साइज ड्यूटी जो आती थी वह मात्र आती थी 12,000 करोड़ की, और 12,000 करोड़ रुपया ये मिलता था, हाफ करके मिलता था। ये भी हमने पूरी पॉलिसी चेंज की। मैं जानता था ये सब माफिया जकड़े हुए हैं सत्ता को, पूरे उसको हम लोगों ने किया। मैं मानता था, बहुत कठिन था मेरे लिए, हमारी सरकार के लिए कठिन था। सारे हथकंडे उन्होंने अपनाए, हम लोगों ने तब भी उसको लागू कराया, और करवाने के बाद यूपी की आमदनी क्या है इस समय? एक्साइज से यूपी को मिलता है इस समय 63,000 करोड़ रुपए। 63,000, 12,000 करोड़ से आप अनुमान करिए 5 गुना से अधिक एक्साइज ड्यूटी यूपी को आज के दिन पे प्राप्त हो रही है। ये पैसा किसका था? किसी गरीब का, भूख से मरने वाले उस गरीब का पैसा ये समाजवादी डकार जाते थे। किसी छात्र की छात्रवृत्ति का पैसा था, किसी वृद्धजन की वृद्धावस्था पेंशन का पैसा था। वह पैसा जाता, उसको ये लोग किस रूप में डकार जाते थे और कैसे डकैती डालते थे, उसके उदाहरण हैं। और यूपी के अंदर सुरक्षा नहीं थी, तो यूपी के अंदर जिस राज्य में पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव शुरू हो जाए, कर्फ्यू लग जाए, आज मुझे अच्छा लगता है जब कोई पर्व और त्योहार किसी भी समुदाय का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, किसी का भी होता है, और उनका पर्व बहुत अच्छे ढंग से मनता है, वो मनाया जाता है, तो उसके बाद वे आकर के मुझे धन्यवाद देते हैं कि साहब बहुत अच्छा हो गया कार्यक्रम। तो मैं बोलता हूं यार 9 वर्ष के बाद तो कम से कम धन्यवाद मत दो। तो पहले दिन से हमने तय किया है कि हर पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से होगा, हर पर्व और त्योहार होगा। अब याद करिए 17 के पहले अभी हमारी कावड़ यात्रा प्रारंभ होने वाली है। यानी ये लोग क्या करते थे कि उपद्रव को रोकने के लिए ये कहते थे कावड़ यात्रा ही न हो, रामनवमी की ही शोभा यात्राएं न निकले, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन ही न हो, दुर्गा पूजा के पंडाल ही न सजे। इन्होंने बैन कर दिया था।
यानी जो लोग कावड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, जो लोग रामनवमी की शोभा यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजनों को नहीं होने देते थे, नवरात्रि के दौरान दुर्गा पूजा पंडालों को प्रतिबंधित करते थे, वे आज आस्था की बात कर रहे हैं। कितना हास्यास्पद है। वह आज आस्था की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई, वे आज आस्था की बात करते हैं। जिन लोगों ने पवित्र हनुमानगढ़ी मंदिर की सीढ़ियों में नमाज पढ़वा करके पूरे वातावरण को विषाक्त करने का प्रयास किया। भाई, अगर आप सेकुलर थे, एक जगह आप नमाज पढ़वा रहे थे, तो किसी मस्जिद में हनुमान चालीसा का भी पाठ करवा देते साथ साथ। दोनों एक साथ होता, चलो ये मान्य हो जाता कि चलो भाई दोनों लोग सहमत हैं। लेकिन ये वन वे चल रहा था, वन वे। वे आज आस्था की बात कर रहे हैं। तो देश के उच्चतम न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल कर रहे थे कि साहब राम और कृष्ण हुए ही नहीं। वे लोग आज आस्था की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने हर स्थिति में राम मंदिर का निर्माण न हो, उस मुद्दे पर हर प्रकार से बाधा और बैरियर लगाने के प्रयास किए, अपने अधिवक्ता खड़े किए राम मंदिर के विरोध में, आज वे आस्था की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने देश के खजाने को लूटा, देश की पहचान के सामने संकट खड़ा किया, आज उन्हें अयोध्या मंदिर चढ़ावे की चोरी में उनको वो चोरी महत्वपूर्ण लग हो गई है। वे अपनी डकैती की चर्चा नहीं करते हैं। उस समय कौन कौन से घोटाले नहीं हुए थे, चाहे वह केंद्र की सरकार उस समय की कांग्रेस की रही हो, चाहे यूपी की समाजवादी पार्टी की सरकारें। अयोध्या की घटना निश्चित ही हम सबकी आस्था, हम जैसे राम भक्तों की आस्था को आहत करती है। और ट्रस्ट के अनुरोध पर राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन भी किया। वो एक इंडिपेंडेंट ट्रस्ट है, गवर्नमेंट को उस पर कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। ट्रस्ट ने अनुरोध किया, गवर्नमेंट ने उस एसआईटी गठित की। एसआईटी की रिपोर्ट आते ही ट्रस्ट ने कार्रवाई भी शुरू की। जो 6 लोग विजुअल में चोरी करते हुए पकड़े गए, उनकी गिरफ्तारी हुई। जो उनमें सहयोग कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारी हुई। और गिरफ्तारी होने के साथ ही नैतिक आधार पर भी 2 इस्तीफे और हुए। लेकिन उसके नाम पर अयोध्या को बदनाम करना, श्री राम जन्मभूमि को बदनाम करना, हिंदू आस्था पर प्रहार करना, यह कहां का न्याय संगत है। और इसीलिए आज प्रश्न यह उठता है कि जब ये लोग सत्ता में थे तब आस्था पर प्रहार करते थे, अराजकता फैलाते थे, गुंडागिर्दी की चरम तक पहुंचते थे, हर प्रकार से आस्था को आहत करने वाले कार्य करते थे। और आज यूपी के अंदर जब ये सभी आस्था के केंद्र देश के लिए मॉडल बन रहे हैं और यूपी अपनी उस पहचान के लिए आगे बढ़ रहा है, अयोध्या में आस्था को भी सम्मान मिला, लेकिन साथ साथ उससे अर्थव्यवस्था को भी एक नई ऊंचाई प्राप्त हुई है। मैं मानता हूं समाजवादी पार्टी की यह पीड़ा हो सकती है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आज उसी अयोध्या में लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन आकर के दर्शन करते हैं और अपनी आस्था का सम्मान पाते हैं। यह आस्था का सम्मान है, लेकिन उससे अर्थव्यवस्था को जो गति मिली है, याद करिए वो गति वही है। चाहे वो फूल बेचने वाला हो, रिक्शा चालक हो, रेस्टोरेंट और चाय बेचने वाला हो, या फिर
कोई होटल संचालक हो, कोई टैक्सी संचालक हो, कोई नाविक हो, इन सब की भी तो आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है। इन सबको भी सम्मान मिला है, इन सबको भी पहचान मिला है। महाकुंभ के दौरान एक भव्य और दिव्य कुंभ हुआ। आपने देखा होगा कि अकेले प्रयागराज में 45 दिन के उस आयोजन में एक नाविक परिवार ने 30 करोड़ की इनकम की थी अकेले प्रयागराज में। आपने दृश्य देखा होगा जो उस समय मीडिया की सुर्खियों का हिस्सा बना था। और वही तो मैं कह रहा हूं, इनको ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि समृद्धि तो जैसे लगता है कि इन दो खानदानों की ही दो खानदानों ने अपने नाम पे पेटेंट करवा दिया है कि समृद्धि लूट का हो चाहे कैसे भी हो, केवल इन दो खानदानों के हिस्से में आना चाहिए, बाकी लोग विपन्न रहें, उसमें इनको अच्छा लगता है। मुझे आश्चर्य होता है किस किस प्रकार से ये लोग माहौल खराब करके वो करते हैं, जिन्होंने जमीनी धरातल को नहीं देखा, जिनको फुर्सत नहीं होती जाने की, एक गरीब की पीड़ा को नहीं समझ सकते। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से इन दोनों राजकुमारों ने जहां जन्म लिया है, तो जन्म से दोनों युवराजों ने चांदी की चम्मच से खाने की आदत रही है, देर से सोकर के उठने की आदत रही है, तो उनको सूर्योदय का आनंद नहीं होगा। उनको तो ये उनकी नींद में खलल डालने जैसा होता है। गर्मी कैसे होती है दोनों को नहीं पता है, बरसात की पीड़ा क्या होती है उनको नहीं पता है, क्योंकि दोनों लोग फीफा कप का आनंद लेने के लिए कोई ऑस्ट्रेलिया गया है, कोई यूएस की यात्रा में अपने टूरिस्ट वीजा में गया है। ये पैसा किसका है? किसके पैसे को लेकर के आप ये फॉरेन की यात्रा कर रहे हैं और यहां आईना दिखा करके समाज को बांटने का पाप करते हैं? जातीय खेमों में बांट करके, जाति को जाति से लड़ा करके, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके सत्ता हथियाने की कुत्सित चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन ये जनता है, सब जानती है, आपके सारे करतूतों को जानती है, अब आपको माफ करने वाली नहीं है। और इसीलिए मैं इसलिए आपके पास आया हूं और मैं आज इस प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से बड़ी बेबाकी से कह सकता हूं 9 वर्षों की कार्य पद्धति भी जनता जनार्दन के सामने, हमारा रिपोर्ट कार्ड भी पूरी पारदर्शिता के साथ जनता जनार्दन के सामने है। 2003 से लेकर के 2017 के बीच में प्रदेश के अंदर शासन करने वाली समाजवादी पार्टी और अन्य सरकारों की कार्य पद्धतियां भी सबके सामने हैं। जनता जनार्दन फैसला करने को तैयार है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, हम लोगों ने जो कार्य किया और प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी और डायनेमिक लीडरशिप में विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने का काम किया है। डबल इंजन सरकार का लाभ हम लोगों ने लिया है। मोदी जी का मार्गदर्शन भी है, उनका नेतृत्व भी है, इसमें यूपी सफल हुआ है। और विकसित भारत की उसी संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए विकसित भारत का मतलब किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी क्षेत्र, किसी भाषा या किसी पार्टी का नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का भारत कैसा होना चाहिए, जिसमें 140 करोड़ चेहरे पर खुशहाली हो, हर हाथ को काम हो, हर खेत को पानी हो, हर बहन और हर बेटी स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर हो, हर व्यापारी मजबूती के साथ राष्ट्र की जीवन रेखा बन करके अपने आप को आगे बढ़ा सकें। उस नए भारत के निर्माण के लिए हम विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प के साथ जुड़े हुए हैं और मेरा मानना है विकसित उत्तर प्रदेश की संकल्पना को केवल डबल इंजन के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही पूरा कर सकती है और कोई संदेह नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता ने सभी लोगों को मौका दिया है। गत वर्ष एक रिकॉर्ड टूटा था, इस बार एक नया रिकॉर्ड टूटने वाला है और पहली बार कोई सरकार तीसरी बार लगातार रिपीट करेगी और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार यूपी के अंदर
हैट्रिक लगाएगी, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मैं इंडिया टुडे ग्रुप को और इस प्रतिष्ठित चैनल आज तक को इस पंचायत उत्तर प्रदेश के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूं। अब खबर देश की राजनीति में होती हलचल की। मॉनसून सत्र से पहले बड़ा पावर गेम खेला जा रहा है। शरद पवार की पार्टी ने लोकसभा में परिसीमन बिल का समर्थन करने के संकेत दिए हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर शरद पवार के 8 सांसदों से मोदी सरकार के लोकसभा में 2/3 बहुमत के मिशन को मजबूती मिलेगी। ये कॉन्स्टिट्यूशन पर अटैक था, संविधान पर आक्रमण था और इसको हमने हरा दिया है। ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है। इंडिया गठबंधन की जिस एकता के दम पर राहुल गांधी ने अप्रैल महीने में नरेंद्र मोदी सरकार को संसद में महिला आरक्षण बिल से जुड़े संशोधन बिल पर हराने का दावा किया, क्या वो एकता मानसून सत्र शुरू होने से पहले तार-तार होने लगी है? There is nothing permanent in politics ever for anybody for that matter. टीएमसी और उद्धव ठाकरे की पार्टी में टूट के बाद सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या शरद पवार और एमके स्टालिन की पार्टी का भी स्टैंड बदलेगा? 20 जुलाई को शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले शरद पवार को लेकर पहली बार पुख्ता संकेत मिला। शरद पवार की बेटी और पार्टी सांसद सुप्रिया सुले इशारा करती दिखी हैं कि वो एनडीए के परिसीमन बिल को समर्थन कर सकती हैं। We will consider provided consider इंग्रजी में रिपीट करती है, consider supporting if the 50% cap is to be discussed and the bill how will it be implemented is still a question. अप्रैल में ये बिल संसद में गिर गया था क्योंकि मोदी सरकार 2/3 बहुमत नहीं जुटा पाई। लेकिन इस बिल पर शरद पवार की एनसीपी सुर बदलती है तो सरकार के 2/3 वाले बहुमत के मिशन को नई ताकत मिल जाएगी। किरण रिजिजू यांनी अरविंद सावंतजी शिवसेना, असद ओवेसी भाई, असद भाईंना, मला आणि अरविंद सावंतांना, आम्हाला तिघांना त्यांनी बोलवलं दिल्लीत। त्या मीटिंगमध्ये या देशाचे गृहमंत्री माननीय अमित भाई शाही होते। त्यांनी आम्हाला सगळ्यांना असं ब्रीफिंग किरण रिजिजूंनी केलं दिल्लीमध्ये की आमचं सपाशी, काँग्रेसशी, डीएमकेशी सगळ्यांचं वेगळं वेगळं बोलणं झालंय। आम्ही तुम्हाला तिघांना एकत्र बोलवलेलं आहे। तर अमित भाई शाह आणि किरण रिजिजूंनी असा एक प्रस्ताव आमच्या समोर ठेवला की आपण सरसकट काश्मीर टू कन्याकुमारी प्रत्येक राज्यामध्ये 50% सीट वाढतील म्हणून खडगे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही एक पत्र लिहिलं सरकारला की बाबा जो काही प्रस्ताव आहे हा आम्हाला बरा वाटतोय, करायचा असेल, कारण का डिलिमिटेशनचं बिल या वर्षी ड्यू आहे, कुठल्याही राज्यावर अन्याय होऊ नये, डिलिमिटेशन व्हावं। सुप्रिया सुले की ये शर्त पहले से सरकार मानने को तैयार है। आपको याद होगा कि विपक्ष का समर्थन जुटाने के लिए अप्रैल महीने में अमित शाह ने सदन के अंदर ही विपक्ष की इस चिंता को घंटे भर के भीतर दूर करने का ऑफर तक दे दिया था। अगर इस बिल का विरोध करने का कारण 50% लिखित में चाहिए तो 1 घंटा सदन बंद कर दिए, मैं ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आता हूं मान्यवर, मगर बिल पारित करने का वो वादा करते। अप्रैल में जरूर हार हुई, लेकिन सरकार की तरफ से लगातार इस बिल को पास करवाने के लिए बहुमत जुटाया जा रहा है। इसीलिए परिसीमन जैसे अहम मुद्दे पर अगर इंडिया गठबंधन में शामिल एनसीपी का सत्र से पहले समर्थन मिलता है तो ये काफी अहम बात होगी, क्योंकि शरद पवार को लेकर चर्चा यहाँ तक चल रही है कि वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं। इसकी एक बड़ी वजह एनसीपी शरद गुट के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल का पहले शरद पवार और फिर देवेंद्र फडणवीस से मिलना है। जयंतराव काल ऑफिशियली माननीय मुख्यमंत्र्यांचा वेळ मागून गेले होते। माननीय मुख्यमंत्र्यांना ते हे सांगायला गेले होते की राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार ह्याचा नगराध्यक्ष आहे, त्या नगराध्यक्षावर चुकीच्या पद्धतीने ॲक्शन घेतलेली आहे। बरोबर ॲक्शनचा टायमिंग बघा। तो महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा खेल चल रहा है। रात में जयंत पाटिल देवेंद्र फडणवीस से मिलते हैं तो दिल्ली में अमित शाह और एकनाथ शिंदे की मुलाकात होती है। इस दौरान शिवसेना यूबीटी छोड़कर आए 6 सांसद मौजूद होते हैं और अगली सुबह शरद पवार की पार्टी परिसीमन बिल पर सरकार के करीब आती दिखती है। अब सवाल डीएमके को लेकर है, जिसे साधने के लिए सरकार 50% सीटें बढ़ाने को पहले से तैयार है।
डीएमके के पास 22 सांसद लोकसभा में हैं, जिन्हें मनाने की कोशिश सरकार की तरफ से अप्रैल के बाद से ही तेज कर दी गई थी। तर डीएमके याचा विचार करायला मी हो म्हणलेले नाही। शरद पवार को साधने की बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन ये सब कांग्रेस को रास नहीं आ रहा और पी चिदम्बरम जैसे नेता ऐसा होने पर विश्वासघात की बात कर रहे हैं। सवाल है कि क्या इसके पीछे पवार के एनडीए में जाने का डर है? पक्ष एका डायरेक्शननी काम करतो, सगळे 24/7 आदरणीय पवार साहेबांच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये असतात। जानकारों को लगता है कि शरद पवार ने बिना इंडिया गठबंधन छोड़े और एनडीए में शामिल हुए बड़ा दांव खेला है। इसकी सबसे बड़ी वजह उद्धव की पार्टी की तरह अपनी पार्टी को टूटने से बचाना है। भले ही सुप्रिया सुले बिल देखकर समर्थन देने की बात कर रही हो, लेकिन उनकी शर्त को तो सरकार पहले ही पूरा करने को तैयार है, इसीलिए उनके समर्थन को औपचारिक माना जा रहा है। तो क्या शरद पवार ने लोकसभा में परिसीमन बिल को समर्थन का संकेत देकर अपने सियासी हित साध लिए हैं? क्या उन्होंने ऐसा अपनी पार्टी में फूट को रोकने के लिए किया? क्योंकि उद्धव ठाकरे का उदाहरण सामने है, जिनके 8 में से 6 सांसदों को तोड़कर एनडीए का आंकड़ा लोकसभा में 360 के लक्ष्य के पहले से नजदीक पहुंच गया। लेकिन अगर पवार के बाद डीएमके भी सरकार को समर्थन देने का संकेत देती दिखी, तो सरकार का मिशन इम्पॉसिबल बड़े आराम से पूरा हो सकता है। सिर्फ वक्त का इंतजार है। हर रुकावट को खत्म करके रहेंगे, हटा करके रहेंगे। कल हमारे पास संख्या बल नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार गए। 17 अप्रैल को लोकसभा में संविधान में 131वां संशोधन बिल वोटिंग के बाद जब गिरा, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो अब होता दिख रहा है। अप्रैल में बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े, विरोध में 230 वोट पड़े। तब मोदी सरकार को उपस्थित 528 सांसदों में 352 सांसदों का समर्थन चाहिए था, जो विपक्षी एकता के चलते नहीं मिल पाया था। लेकिन तब 298 सांसदों का साथ लोकसभा में एनडीए को मिला। अब आज के सियासी माहौल में इसी नंबर को आधार बनाकर चले तो 540 सांसदों की लोकसभा में जहां 2/3 बहुमत 360 का चाहिए, वहां अप्रैल तक एनडीए 298 सांसद तक पहुंचा हुआ है। लेकिन मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही मोदी सरकार अपने मिशन 360 के बेहद करीब पहुंच गई है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के बागियों का बड़ा रोल है। बहुत महत्वपूर्ण बिल आने की बात चल रही है। हो सकता है कि डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण का बिल भी आ जाए, पहले भी आया था। जब आता है महिला आरक्षण का, तो आप समर्थन करेंगे सरकार का? महिला के साथ हम सब हर वक्त है। जो केंद्रीय सरकार है महिलाओं के लिए काफी काम कर रहे हैं। हमारे राज्य सरकार अन्नपूर्णा भंडार से काफी काम कर रहे हैं। हम भी उनके साथ ही रहेंगे। तृणमूल कांग्रेस की बगावत से पहले ये बड़ा सवाल था कि लोकसभा के भीतर मोदी सरकार 298 सांसदों के समर्थन के साथ 62 सांसदों का अतिरिक्त योग कैसे जोड़ेगी। लेकिन अब इस सवाल से पर्दा धीरे धीरे उठता दिखने लगा, क्योंकि पिछली बार 298 सांसदों का समर्थन सरकार दोबारा जुटा लेती है तो उसके साथ जुड़े तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसद, उद्धव गुट से शिंदे की शिवसेना में आए 6 सांसद और एनसीपी पवार गुट के 8 सांसदों का समर्थन जोड़े तो ये 332 होता है। इसमें अगर 22 सांसद डीएमके के भी समर्थन करते हैं तो 360 के नंबर से सिर्फ 6 सांसद कम पड़ेंगे। ऐसी स्थिति में अगर कुछ छोटे दल गैर हाजिर भी हो जाए तो फिर बहुमत का आंकड़ा कम हो जाएगा और सरकार अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी, जिस बिल को सरकार जल्द से जल्द पास करा लेना चाहती है। कुछ ऐसे बिल जिस पर आप लोगों ने कोशिश की लाने की लेकिन आगे नहीं हुआ, क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि उस पर बनेगी बात? डिलिमिटेशन हो गया, महिला आरक्षण हो गया। देखिए, मैं ये पारित क्यों नहीं हुए, मुझे इस बात पे भी आश्चर्य है। अब ये वही राजनीति है जहां पे आप फॉल्स नैरेटिव आप सेट करना चाहते हैं। पिछले सेशन में जब हम लोग इसको पारित करना चाहते थे तो उस वक्त यही समाजवादी पार्टी, कांग्रेस जैसे दलों ने एक फॉल्स नैरेटिव सेट किया कि इसकी आड़ में ये करना चाहते हैं, उसकी आड़ में वो करना चाहते हैं, महिला आरक्षण की आड़ में डिलिमिटेशन करना चाहते हैं। तो प्रभु, डिलिमिटेशन आज नहीं तो कल आपको करना है ना। विपक्ष में जिस तरह से टूट हो रही है, दशकों की करीबी को विधायक और सांसद मिनटों में छोड़ रहे हैं, उससे विपक्ष को झटके पर झटके लगते हैं। मदन मित्रा का उदाहरण अब सामने, जो ममता बनर्जी के करीबी विधायक रहे, मंत्री ममता सरकार में रहे, कुछ दिन पहले तक पार्टी के साथ रहने का दावा करते नहीं थकते थे, लेकिन अचानक ऋतुव्रत बनर्जी गुट के साथ आ गए। हालांकि उनके साथी नेताओं का आरोप है कि बीवी और बेटे को ईडी का समन मिलने से मदन मित्रा का मन बदला है। पार्टी डूब जा रहा है,
नाव डूब गया है, करोड़ों आदमी मर रहे हैं, फिर भी एक आदमी के लिए पार्टी ये मान नहीं पड़ा कि नहीं सबको मरने दीजिए लेकिन अभिषेक को बचाना है। ये बड़ी दुख की बात है। मदन मित्रा शारदा चिटफंड घोटाले में 22 महीने तक जेल में रह चुके हैं, फिर भी उन्होंने ममता का साथ नहीं छोड़ा था। बंगाल में सत्ता बदलने के बाद भी वो ममता के साथ रहने का दावा करते रहे, लेकिन अचानक उन्होंने पाला बदलकर ममता को और कमजोर कर दिया। যেমন একজন আজও চলে গেছে, আমার কোনো দুঃখ নেই, কারণ সে আমায় কালকেই মেসেজ দিয়ে বলেছিল যে আমার পরিবারের সকলকে সামন দিয়েছে ইডি। তখনই আমি বুঝে গেছিলাম, তখনই কাজে মিথ্যে কথা বলে চাতুরি করার কেউ চেষ্টা করবেন না, যাদের যেতে হয় যান। राज्यों की तरह केंद्र में विपक्षी दलों में होती टूट मोदी सरकार को मजबूत कर रही है। 2/3 बहुमत मिलने पर सरकार बिना किसी अड़ंगे के अपने एजेंडे को पूरा कर सकती है। खबर अब पंजाब से, जहां दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार स्कूल क्रांति के दावे करती रही, वहां पता चला कि बिजली का बिल नहीं भरने से लुधियाना के सरकारी स्कूल की ही बिजली काट दी गई। बच्चे अंधेरे में पढ़ते रहे। इसी स्कूल में एक ही हॉल में 5वीं तक की क्लास चलती है। मैं क्लास जा वड़िया, मैं कभी पूछन लग गया मैं की बने कोई कहंदा जी डॉक्टर बनूंगा, कोई कहंदा इंजीनियर, एक कहंदा मुख मंत्री बनूंगा जी मैं। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਊਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ, ਤੈਨੂੰ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੂਗੀ, ਫਿਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਨੇਤਾ ਚੁਣੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੱਕੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ। मैं कहा यार कॉन्फिडेंस देख बच्चे का। काश पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान थोड़ा सा वक्त निकालकर लुधियाना के सरकारी स्कूल तक का दौरा कर लेते, तो फिर बच्चों के कॉन्फिडेंस को किस तरह से हिला दिया जा रहा है उन्हें पता चल जाता मुख्यमंत्री और पंजाब की सरकार को कि स्कूल बिना बिजली के कैसे चलते हैं, जहां पंखे हैं लेकिन चल नहीं पाते। वजह समराला चौक के सरकारी प्राइमरी स्कूल की बिजली का कट जाना है, क्योंकि बिजली का बिल जमा नहीं था। सोचिए स्कूल की ये हालत है, बाकी का क्या होगा। जहां आज तक की टीम पहुंची, पता चला अब 2 दिन बाद जाकर स्कूल की बिजली वापस चालू कर दी गई। लेकिन लुधियाना के सरकारी प्राइमरी स्कूल का हाल देखिए, सॉरी हॉल देखिए, जहां एक हॉल के भीतर ये एक क्लास, ये दूसरी क्लास, ये तीसरी क्लास, ये चौथी, ये 5वीं, और इसी हॉल के भीतर पता चला नर्सरी से 5वीं तक की कुल 8 क्लास एक साथ चलाई जाती हैं, जहां रसोई घर भी है और बाथरूम, जहां मुस्कुराते हुए भीतर मुख्यमंत्री भगवंत मान का पोस्टर भी लगा है। लेकिन काश मुख्यमंत्री आकर यहां का हाल और हॉल दोनों देख पाते। लाखों करोड़ों रुपए का फंड जो है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्च किया जा रहा है। इस एजुकेशन सिस्टम का असली चेहरा क्या है, आज हम आपको दिखाते हैं। लुधियाना के एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में हम मौजूद हैं, जहां पे एक ही हॉल के अंदर नर्सरी से लेकर 5वीं तक के बच्चों की सभी क्लासें एक ही हॉल के अंदर लगाई जा रही हैं। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਖਾਮ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਮੇਨ ਦਿੱਕਤ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ प्रोवाइड होवे। आपकी तरफ से ये ध्यान में आया है मेरे, तो इस पर हम इमीडिएटली एक्शन लेंगे। इसके पीछे क्या कारण रहा होगा ये भी जानने की जरूरत है। सवाल है कि फाइलों में स्कूल शिक्षा में नंबर 1 खुद को कहने वाले पंजाब की हकीकत पता नहीं दिखती नहीं है या फिर देखी ही नहीं जाती है। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।